नमस्ते, प्रणाम। मैं ओम प्रकाश सिंह यादव, रेशमी ग्रुप ऑफ कॉलेज करंडा गाजीपुर से आज बताते हुए बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि हमारे मित्र जो चौहान जी ने मुझे अपने साथ लिए और उनके साथ चल रहे हैं। सूट स्पेस एक कंपनी है जो डाटाबेस की कंपनी है, जो भी मोबाइल में डाटा वगैरह होता है उसी बेस की एक कंपनी पे उसमें चौहान जी हमें जोड़े हैं। चौहान जी को मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए और अधिक से अधिक आप लोग रैंक अचीव करिए और आगे आप लोग आइए, साथ में मिल के इसमें काम किया जाए। और ये नहीं है कि कोई कंपनी है उसको आप जानिए समझिए, इसके बाद आप लोग आईडी अपनी लगाएं और खूब कमाएं। यहाँ से लाखों लाखों की इनकम है यहाँ से। तो आइए, इसके बारे में मैं पूरी कंपनी के हमारे सर हैं उनसे पूरी हर एक अपडेट आप लोग को इस कंपनी के क्या है, कैसे है, क्यों हूँ, क्या हो रहा है, सब कुछ XYZ आपको डाटा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। इसको ध्यान से बिल्कुल आप लोग सुनिएगा, इस वीडियो की स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग सुनेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और जरूर आप लोग जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के इस प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, हम लोग आपका स्वागत करते हैं आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री में, जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रही है और इस इंडस्ट्री के अंदर डेटा सेंटर का बिजनेस और भी तेजी से ग्रो कर रहा है। आप ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, आपने अपना समय दिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग आम कॉर्पोरेट कंपनी की तरह आरओसी में रजिस्टर्ड एक कॉर्पोरेट कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर में काम कर रही है और उसमें भी आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा मेन फोकस का जो एरिया है वो डेटा सेंटर के बिजनेस का है, जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत के अंदर जो डेटा सेंटर के ग्रोथ का जो स्पीड है, जो रेट है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 25 से 30% है, काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इस बढ़ते मार्केट में हम मार्केट शेयर बड़ा सा अपने हिस्से में करना चाहते हैं और इस मार्केट शेयर के लिए बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है और इसीलिए हमने सेल एंड लीज बैक मॉडल को अपनाया हुआ है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर कि इसमें पूरे प्रेजेंटेशन में आपने जो कुछ भी लोगो, ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम्स देख रहे हैं, ये उन कंपनियों के मालिकों की है, कंपनियों की है। इससे हमारा कोई ओनरशिप नहीं है, ना ही हम इन्हें एंडोर्स कर रहे हैं, ना ही हम इनका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। दूसरी डिस्क्लेमर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं जिसके बदले में आपको कभी हम आरओआई देंगे। दोस्तों, हम कोई लोन या डिपॉजिट भी आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम लोग प्योरली सेल एंड लीज बैक मॉडल पर काम कर रहे हैं और आज के इस प्रेजेंटेशन में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आइए पहली चीज पहले कि ग्रोइंग डिमांड फॉर डेटा सेंटर्स की, डेटा सेंटर का डिमांड क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर हम अपनी दिनचर्या को देखते हैं तो हम लोग दिन भर स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर्स और बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर के लिए, टिकट्स बुक करने के लिए, मैप में रास्ता ढूंढने के लिए, शिक्षा के लिए और ज्ञान के लिए, सरकार के पोर्टल्स का उपयोग करने के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचार के लिए, ज्ञान के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए और फोटो और वीडियो स्टोर करने के लिए। इन सब प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं या तो डेटा का हम क्रिएट कर रहे हैं या स्टोर किए हुए डेटा को यूज कर रहे हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन ये बहुत ही प्रीमियर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मार्केट इंटेलिजेंस देती है, एडवाइजरी सर्विस देती है और इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जो कि 2010 से लेकर 2025 तक के इंटरनेशनल डेटा क्रिएशन एंड स्टोरेज के बारे में जानकारियां दे रही है। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने इंटरैक्शंस होते हैं, इसका ये ग्राफ है। 2010 में 85 ट्रांजेक्शन होते थे, 2015 में 218 ट्रांजेक्शन होते थे, 2020 में 601 होते थे। इस समय 2023 में लगभग 1100 से 1200 ट्रांजेक्शन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो रहा है और आने वाले दिनों में 2025 में ये बढ़कर 4785 हो जाएगा। दोस्तों, मोबाइल के डेटा का यूजर बेस काफी तेजी से बढ़ रहा है, खास करके कोविड से लेकर के काफी तेजी से ये बढ़ोतरी हो गई है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो
चीजें हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो इक्विपमेंट्स, मशीनरी है, वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। नए नए डिवाइसेस बन रहे हैं जो रिमोट कंट्रोल से या तो फिर मोबाइल के ऐप से चल रहे हैं, और इसके यूजर बढ़ रहे हैं। तो नए डिवाइस बनने से और नए यूजर बनने से और पुराने यूजर के भी यूज करने से इसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और ये ग्रोथ जो है ये एक्सपोनेंशियल है। अगर पूरे के पूरे एनुअल साइज ऑफ ग्लोबल डेटा स्फीयर, मतलब सारे डेटा का जो उपयोग हो रहा है, इसकी सब मिला करके कुल गणना की जाए तो काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। और डेटा स्टोरेज कहाँ किया जा रहा है, तो मोबाइल के अंदर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ने से डेटा स्टोरेज की संख्या बढ़ रही है। जो एंटरटेनमेंट का डेटा है उसकी संख्या घट रही है। कंप्यूटर के अंदर पहले डेटा की संख्या बढ़ी, परसेंटेज बढ़ा, और अब कम हो रहा है। सबसे तेजी से जो ग्रो कर रहा है वो एंटरप्राइज डेटा सेंटर जो है। एंटरप्राइज के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहे हैं, इसकी जो भाग है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसका शेयर बढ़ रहा है। पहले 25% था, अब इस समय वो 50% तक हो रहा है, और हम लोग इसी एंटरप्राइज डेटा स्टोरेज के बिजनेस के अंदर हैं। दोस्तों, भारत इन सबसे अछूता नहीं है, और भारत में भी इसी तरह से डेटा का उपयोग हो रहा है। भारत में और भी तेजी से डेटा का उपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अंदर भारत सरकार का जो एफर्ट्स लग रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्म कर रही है हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को, बैंकिंग को, एग्रीकल्चर को, सिटीजन सर्विसेज को और स्मार्ट सिटीज को, इन सब के लिए भी काफी तेजी से डेटा का स्टोरेज बढ़ रहा है। एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफी तेजी से हो रहा है, मतलब जो कॉर्पोरेट कंपनियां थी उसके अंदर डेटा क्रिएशन और डेटा स्टोरेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब से यूपीआई आ गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जब से आ गया है, तब से काफी तेजी से डेटा क्रिएशन बढ़ रहा है। भारत की एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सर्विस है जो पूरी दुनिया के लिए आज फायदेमंद साबित हो रही है, और इसमें जो डेटा का स्टोरेज हो रहा है वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हो रहा है। दोस्तों, ई कॉमर्स मतलब कि हम सामान खरीदने के लिए पहले हम दुकानों से लेते थे, फिर मॉल से लेते थे, अब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इसमें काफी ज्यादा मात्रा में डेटा क्रिएट हो रहा है। साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, पहले हम एक घर में एक टीवी के सामने पूरा परिवार मनोरंजन करता था, समाचार देखता था, अब हर कोई अपने अपने मोबाइल में ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनोरंजन कर रहा है, समाचार ले रहा है, और एक ही चीज को परोसने के लिए बहुत सारे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ई कॉमर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा डेटा का क्रिएशन कर रहे हैं दोस्तों। डेटा लोकलाइजेशन, ये भी डेटा क्रिएशन का एक बहुत बड़ा कारण है। डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मशीनें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो इसमें लिटेंसी की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि डेटा रुक रुक के नहीं आना चाहिए, डेटा लगातार आना चाहिए, बिना लिटेंसी के आना चाहिए। तो इसके लिए लोकल डेटा सेंटर्स की बहुत जरूरत है। ये डेटा सेंटर्स छोटे से कंटेनर के अंदर भी बनाए जाते हैं। तो ये जो डेटा लोकलाइजेशन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है डेटा के क्रिएशन में। तो भारत के अंदर काफी तेजी से डेटा के स्टोरेज की बढ़ोतरी हो रही है, और भारत बन सकता है ग्लोबल लीडर डेटा सेंटर के बिजनेस के अंदर। और धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है तो बिजनेस भी बढ़ ही रहा है। भारत सरकार ने कंपलसरी किया हुआ टेलीकॉम कंपनियों के लिए कि वो 2 साल का डेटा जो है कॉल रिकॉर्ड्स रखें, लेकिन जो टेलीफोन कंपनियां हैं वो 10 साल से भी अधिक समय का डेटा कॉल रिकॉर्ड्स में रखती हैं। भारत के अंदर ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में अभी हाल ही में मोदी जी ने 5,000 करोड़ की 3 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई एक डेटा सेंटर की फैसिलिटी का उद्घाटन किया हुआ है। हमें भारत में ऐसे बहुत से डेटा सेंटर्स की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम समरी करें भारत के अंदर, तो काफी तेजी से एक्सप्लोजन हो रहा है इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं का। इस समय 45 से 50 करोड़ हैं, आने वाले 2 सालों में बढ़ करके ये 90 करोड़ हो जाएंगे। अगर भारत के अंदर वायरलेस डेटा के उपयोगकर्ताओं की बात करें तो पिछले 5 सालों में 7 गुना का जंप हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। पहले एक महीने में एक आदमी 1.25 GB डेटा का उपयोग करता था, और आज 14 GB एक आदमी एक महीने में डेटा उपयोग कर रहा है ऑन एन एवरेज। मतलब कुछ लोग 40 GB भी करते होंगे, कुछ लोग 1 GB भी कर देंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज 14 GB ये एवरेज डेटा यूज है। भारत नेट प्रोग्राम जो सरकार का है वो भी डेटा की क्रिएशन में बढ़ोतरी कर रहा है, और ग्रोइंग 5G नेटवर्क जो है ये और भी तेजी से बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, इन सब की वजह से डेटा की काफी बढ़ोतरी हो रही है, और इसीलिए डेटा सेंटर्स की जरूरत है। अगर डेटा सेंटर्स की बात करें तो यूएसए जो है
अमेरिका नंबर 1 पे है 5,375 डेटा सेंटर्स के साथ में बड़े बड़े, और जर्मनी जो है 522 बड़े डेटा सेंटर के साथ नंबर 2 पे है। अगर भारत की बात करें तो नीचे से दूसरे नंबर पर 151 डेटा सेंटर के साथ हम नंबर 14 पे हैं। आबादी के अनुसार हम नंबर 1 पे हैं। बहुत जल्दी हम डेटा के क्रिएशन और यूटिलाइजेशन में, उपयोग में नंबर 1 पे हो जाएंगे। लेकिन डेटा सेंटर की अगर बात करें तो हमारे पास डेटा सेंटर बहुत कम है जरूरत के मुताबिक। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 70% हमारा डेटा जो है वो अभी भी विदेशी धरती पर है, जिसे मोदी जी चाहते हैं कि उसको भारत में लाया जाए। तो कुल मिलाकर के अब तक हमने जो देखा उसकी समरी ये है कि डेटा सेंटर के बिजनेस के अंदर डिमांड काफी बढ़ी है, हाई डिमांड है, लेकिन डेटा सेंटर की सप्लाई लो है। और जहां कहीं भी लो सप्लाई होती है, हाई डिमांड होता है, वहां पर बहुत अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है। तो दोस्तों इसीलिए हम डेटा सेंटर के बिजनेस में आए हैं। और डेटा सेंटर क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर कंप्यूटिंग मशीन्स होती हैं और रिलेटेड हार्डवेयर रखे रहते हैं, इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं। और यहाँ पर जो डेटा रहता है उसे हाई सिक्योरिटी के साथ, कंटिन्यूटी और पावर सप्लाई के साथ यहाँ इसको मैनेज किया जाता है, अपने लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए भी। अमूमन एक डेटा सेंटर कैसे दिखता है? तो ऐसे दिखता है जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क के इक्विपमेंट्स होते हैं, पावर सप्लाई के इक्विपमेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ हाई स्पीड इंटरनेट का सिस्टम होता है। एक डेटा सेंटर के अंदर दो तरह की सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक फिजिकल सिक्योरिटी और एक ऑनलाइन सिक्योरिटीज। तो डेटा सेंटर के लिए यह महत्वपूर्ण अंग है। डेटा सेंटर के अंदर ये सब चीजें होती हैं। और डेटा सेंटर के अंदर पहले डेटा सेंटर जो होते थे वो कंपनियां अपने लिए बनाती थी। धीरे धीरे क्या हो गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का बिजनेस मॉडल आया है। यहाँ पर कुछ कंपनियां अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप खड़ा करती हैं और उसे विभिन्न लोगों को किराए पर देती हैं। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दोस्तों कितने तरह के डेटा सेंटर होते हैं? एक तो पहला होता है एंटरप्राइज डेटा सेंटर, जो कि कंपनियां अपने लिए बनाती हैं, अपने उपयोग के लिए। दूसरा होता है कि जब उन्हें किसी दूसरी लोकेशन पर जाना होता है और वहां पर उन्हें पूरा डेटा सेंटर खड़ा नहीं करना होता है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स के अंदर वो किराए पर जगह लेकर अपने इंजीनियर को रखकर को लोकेशन डेटा सेंटर के अंदर ऑपरेशन शुरू करती हैं। तीसरा होता है मैनेज्ड सर्विस डेटा सेंटर। ये भी दूसरे लोकेशंस पर जब डेटा सेंटर लेना होता है लेकिन अपना इंजीनियर भी नहीं होना रखना होता है, तो वहां पर दूसरे इंजीनियर के माध्यम से इसको मैनेज करके जो चलाया जाता है, इसे मैनेज्ड सर्विस डेटा सेंटर कहते हैं। बाकी अगला जो टाइप का डेटा सेंटर है वो है क्लाउड डेटा सेंटर। ये बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं जो कि एकर्स में फैले हुए होते हैं। और इन डेटा सेंटर्स का अनुभव हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। इसमें कंपनियां हमें काफी जीबी डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। ऑन एन एवरेज 2 से 3 GB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इसमें। ये डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो ये डेटा भले हमारे अकाउंट में होता है लेकिन फिजिकली ये क्लाउड डेटा सेंटर में स्टोर होता है। और ये डेटा सेंटर बहुत ही मैसिव और बड़े बड़े होते हैं, एकर्स में फैले होते हैं। इसके बाद बात आती है एज डेटा सेंटर्स की। एज डेटा सेंटर क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले जितनी भी मशीनें हैं, इन्हें लिटेंसी के बिना वाला कनेक्टिविटी चाहिए, बिना रुकावट का कनेक्टिविटी चाहिए। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए एज डेटा सेंटर का डिजाइन कॉन्सेप्ट आया है। एज डेटा सेंटर एक 40 फुट के कंटेनर में भी फुल फ्लेज डेटा सेंटर बनाया जाता है। और इसके माध्यम से ही जितनी भी गैजेट्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी अलग अलग इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलने वाली मशीनें होते हैं, उन्हें लास्ट माइल की कनेक्टिविटी दी जाती है। इसे एज डेटा सेंटर कहते हैं। दोस्तों अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो कैप्टिव डेटा सेंटर होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, को लोकेशन भी महंगे होते हैं लेकिन कम महंगे होते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाले जो डेटा सेंटर्स होते हैं, इन्हें कम कैपेक्स की जरूरत पड़ती है, इनके अंदर शेयरिंग ज्यादा होती है और इसीलिए ये हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस डेटा सेंटर चलाता है उसको भी फायदा रहता है, जो सेलर और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्हें भी फायदा होता है, बायर के लिए भी फायदा होता है और एंड यूजर के लिए भी फायदा होता है। आइए दोस्तों अब अगली चीज को समझते हैं, द सेल एंड लीज बैक मॉडल। ये क्या है? तो दोस्तों ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि कंपनियां अपने असेट को पहले किसी थर्ड पार्टी को सेल करती है और उसी समय उसे लीज बैक पर वापस ले लेती है। और उन्हें एक फिक्स रेंटल इनकम या लीज का एक
शेयर उनको जो है इनकम का परसेंटेज शेयर करती हैं। तो इसे कहते हैं सेल एंड लीजबैक मॉडल। इसमें क्या होता है, सेलर को लीजी कहते हैं, बायर को लेजर कहते हैं। और इसके अंदर सेलर जो है असेट को सेल कर देता है और फिर बायर से उसको रेंट पे वापस ले लेता है लंबे समय के लीज एग्रीमेंट के माध्यम से, और सर्विसेज जो है वो पहले की तरह चलते रहती हैं। अगर डेटा सेंटर की बात करें तो इसमें काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी ने पहले ही अपना एक खुद का डेटा सेंटर लगा दिया है अपने फंड के माध्यम से, और बड़े मार्केट शेयर को पकड़ने के लिए हम लोग सेल एंड लीजबैक मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हर किसी को फायदा हो रहा है। ये जो सेल एंड लीजबैक मॉडल है, इसका समय आ चुका है। भारत के अंदर इंडिगो एयरलाइन सबसे बढ़िया उदाहरण है। सेल एंड लीजबैक के मॉडल से इन्होंने अपनी फ्लीट सर्विसेज को, अपनी जो फ्लीट की संख्या है इसको बढ़ाया है। एयर इंडिया ने भी सेल एंड लीजबैक मॉडल को अपनाया है। सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है वो है पिज्जा हट का। पिज्जा हट का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा लॉस हो रही थी, और जब कारण देखा गया तो ये पता चला कि बड़े लोन होने की वजह से इंटरेस्ट में काफी पेमेंट चला जाता है। इसीलिए पिज्जा हट के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उन्होंने अपने 89 यूनिट्स को पहले सेल कर दिया और उसी समय उसे 17 साल के लिए लीज बैक पे ले लिया। तो जो यूनिट थे, जो आउटलेट्स थे, जो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहे, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन एक साथ फंड मिलने से उन्होंने अपने लोन को रीपे कर दिया। इससे उनका इंटरेस्ट बर्डन कम हो गया, ब्याज की जो पेमेंट हो रही थी वो कम हो गई, इनका बैलेंस शीट सुधर गया। इसके बाद पिज्जा हट ने अपना ग्लोबल एक्सपेंशन किया और काफी बड़े मार्केट शेयर को पकड़ लिया। तो दोस्तों, सेल एंड लीजबैक मॉडल जो है ये काफी तेजी से अब दुनिया में प्रचलन में बढ़ रहा है। आइए जानते हैं शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी के बारे में। हम लोग इन्फोसिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर हमारा ऑफिस है। इन्फोसिटी का जो आईटी हब है, इसको हमने क्यों चुना है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस बिजली की सप्लाई है और फास्ट इंटरनेट की सर्विसेज है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एक ज्वाइंट वेंचर में ये इन्फोसिटी बनाई गई है। हमारे कंपनी के सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स, दोस्तों हम लोग 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग अफोर्डेबल प्राइस पे डेटा सेंटर्स क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 99.99% अप टाइम हम लोग SLA का एग्रीमेंट करते हैं। और अब आइए जानते हैं हमारी कंपनी के SLB सेल एंड लीजबैक मॉडल को, जो कि विन विन फॉर ऑल है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही लो कॉस्ट पे अपने डेटा सेंटर के असेट्स को, आईटी इक्विपमेंट्स को सेल करते हैं। और इसको जब हम सेल करते हैं तो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाता है बायर की तरफ, और उसी समय हम उनसे लीज बैक पे ले लेते हैं। और हम उनको अश्योरेंस देते हैं कि यहाँ पर जो भी मेंटेनेंस का काम है वो हम करेंगे, इसको हम बिजनेस जो करना होगा वो हम करेंगे, जो भी कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी वो हम देंगे। और इसके लिए कस्टमर को कुछ पेमेंट नहीं करनी है, हमारे बायर्स को कुछ पेमेंट नहीं करना है, उन्हें सिर्फ रेंटल इनकम पे ध्यान देना है। और दोस्तों, ये जो आईटी इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी लाइफ 7 साल की है। 7 साल के बाद में इन इक्विपमेंट्स को गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से कैसे डिस्पोज करना है, ये भी जवाबदारी हम लेते हैं। इसमें बायर को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस से जैसे भी डिस्पोज करना होगा इसे हम करेंगे, इसका हम एग्रीमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस मॉडल में अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, और हो सके आप जितनी जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को पकड़िए और इसके साथ ग्रो करिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र एक टीवी से। एक टीवी की बेसिक कीमत है 33,000 रुपए, GST 5,940 रुपए, विद GST 38,940 रुपए से आप हमसे आईटी इक्विपमेंट्स परचेज कर सकते हैं एक टीवी का, और आपको मंथली रेंटल इनकम मिलेगा 1,650 रुपए। इस 1,650 में आपको 5% TDS और 2% सर्विस चार्ज का डिडक्शन होगा। बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप 120 टीवी लेते हैं तो 39,60,000 बेस प्राइस है, 7,12,800 GST है, 46,72,800 रुपए पे करके आप हमसे इन इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं 120 टीवी को। और आपको जो मंथली रेंटल इनकम मिलेगी 2,17,800 मिलेगी। इसमें 7% का डिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह आप चार्ट देख सकते हैं। अगर आप 4 टीवी लेते हैं तो 1,55,760 रुपए में, जिसमें 6,600 रुपए रेंटल इनकम। 10 टीवी लेते हैं तो 3,89,400, जिसमें 16,500 रेंटल इनकम मिलती है। 20 टीवी जिसकी टोटल कीमत है विद GST 7,78,800, जिसमें कि 33,000 आपको रेंटल इनकम मिलेगी। 40 टीवी 15,57,600 रुपए में, जिसमें कि 72,600 रुपए आपको रेंटल इनकम मिलेगी।
80 टीवी के लिए आपको विद जीएसटी पे करना है 31,15,200 रुपए, जिसमें आपको 1,45,200 रेंटल इनकम मिलेगी। और 120 टीवी में टोटल कॉस्ट 46,72,800 का है, जिसमें रेंटल इनकम आपको मिलेगी 2,17,800 का। जो भी आपको रेंट्स मिलेंगे वो 5 तारीख के पहले मिल जाया करेंगे, हर महीने की 5 तारीख के पहले। और हम आपको एग्रीमेंट करके देंगे कि आपको 84 महीने तक हम लगातार ये रेंटल इनकम देंगे। खाली इतना ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर आप रेंटल इनकम देख रहे हैं, इसमें 5% टीडीएस और 2% सर्विस चार्जेस, 7% डिडक्ट करके हम आपको ये फंड आपके अकाउंट में रेंटल इनकम ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको मिलता है वेलकम लेटर, चैनल पार्टनर एग्रीमेंट कि आप इसको किसी और को रेफर करके बेनिफिट्स कमा सकते हैं, लीगल स्टेटस ई कॉन्ट्रैक्ट, असेट सेल एग्रीमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट होगा, एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट, 99.99% अप टाइम हम इसको ऑपरेट करते रहेंगे, इसका एक एग्रीमेंट होगा। और ऑपरेशनल लीज एग्रीमेंट देंगे, मिनिमम मंथली रेंटल एग्रीमेंट फॉर 84 मंथ्स का। दोस्तों, हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज, 1 पैन कार्ड 1 कोड पॉलिसी है। आप एक पैन कार्ड पे 1 कोड एक्टिव कर सकते हैं और आप उस 1 कोड पे चाहे जितने मर्जी हो उतने टीवी परचेज कर सकते हैं। कैंसिलेशन पॉलिसीज, तो यदि आप 15 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं पेमेंट करने के बाद, तो आपको जीएसटी माइनस करके बाकी पूरा का पूरा अमाउंट 100% वापस मिल जाएगा। 15 से लेकर 30 दिन के बीच में अगर आप कैंसिल करते हैं तो जो भी मार्केट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं उसे डिडक्ट करके और जो जीएसटी पे किया होगा उसे डिडक्ट करके बैलेंस पेमेंट आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यदि आप 30 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं। और 30 दिन के बाद हम ये मान लेते हैं कि आप हमारे सर्विसेज के साथ जुड़ रहे हैं और आपको हम 84 महीने तक रेंटल इनकम देते रहेंगे। एक बार फिर से, आपको जो भी पेमेंट मिलेगा उसमें 5% टीडीएस और 2% सर्विस चार्ज डिडक्ट होकर मिलेगा। दोस्तों, बहुत जल्द हम लोग गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अपना हेड ऑफिस खोलने वाले हैं। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है, और यहाँ पर बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय, बहुत ही बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। रिलायंस, अदानी, माइक्रोसॉफ्ट, सेंसेक्स, IBM, BSE, NSE सभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हेड ऑफिस हो जाएगा कुछ ही दिनों में। हमारी बैंक डिटेल्स जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, और साथ ही साथ आप वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिस्कवर से पेमेंट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस 110-111 टावर 1, इन्फो सिटी, गांधीनगर, गुजरात। और ईमेल जो है info@mycloudspace.live, हमारी वेबसाइट mycloudspace.live। दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ध्यान से हमारे इस प्रेजेंटेशन को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी ने आपको इनवाइट किया इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए, या जिस किसी ने आपको भेजा है, आप उनके संपर्क में रहिए, उनसे अधिक जानकारियां लीजिए। अगर हमसे संपर्क करना है तो info@mycloudspace.live इस पे संपर्क करके आप हमसे जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।